प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का 20 शॉर्ट क्वेश्चंस लाई हूँ, जिसमें कि जैसे देखिए, आपके एग्जाम में आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन बी में रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चंस 20 दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा रहेगा कि 1 से 20 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का है, जिसमें कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी करता है और आपको बनाना 10 है, और जिसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो वो 20 मार्क्स आपको पाने के लिए ये 20 क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए। ओके, और देखिए, ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, अब तो टाइम आप लोगों के पास है भी नहीं, और मैंने जो है वो 100 क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट दूँगी। ठीक है, जिसमें कि आपको एक बार देख लेना है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं करना। मैं आपसे नहीं कहूँगी, एज़ अ स्टूडेंट मुझे भी पता है कि अभी टाइम का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं आपको सीधी-सीधी शॉर्टकट में समझाते जाऊँगी। ठीक है, और बाकी जो अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन टाइप में इसको समझना है, तो मैं नीचे इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें क्वेश्चंस के साथ-साथ आंसर भी लिखा हुआ है। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए, मैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। ये सारा क्वेश्चन, ये बात याद रखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ना, ये पिछले साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसा मत समझो कि मॉडल पेपर इम्पॉर्टेंट नहीं है, मॉडल पेपर भी इम्पॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस रहता है मॉडल पेपर में। जो क्वेश्चन सेट किया हो रहता है ना, वो मोस्टली क्वेश्चन जो होता है वो PYQ होता है। ओके, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा। तो इसका सिंपल आंसर है स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, देखो, जब कोई पार्टिकल यानी कि जब जब भी कोई चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ होगा, तो वो एक फोर्स कहते हैं ना, फोर्स जो है वो एक फील करेगा। ठीक है, और उस फोर्स को जो एक्सपीरियंस करेगा, जो भी फोर्स, उस फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। और वो जो लॉरेंज फोर्स है वो कितना होता है, तो वो लॉरेंज फोर्स जो है वो आपका F = QVB साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा होता है। ओके, QVB साइन थीटा, और इसमें थीटा जो है आपका 0 या फिर 180 डिग्री होता है। ठीक है, 0 या फिर 180 डिग्री होता है, रिमेंबर रहेगा। ये सारा क्वेश्चन जो है वो नीचे आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेन कर दी, लेकिन मैं जो शॉर्टकट में वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग क्या है? डोपिंग बहुत सिंपल है, केमिस्ट्री में भी डोपिंग है, फिजिक्स में भी डोपिंग है। बस केमिस्ट्री में डोपिंग जो होता है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? 14 ग्रुप वाले एलिमेंट्स को। और जब हम इसमें डोपेंट मिलाते हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, या तो एन टाइप इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं या तो पी टाइप इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। ठीक है, पी टाइप कौन सा होता है? 13 ग्रुप वाला एलिमेंट। एन टाइप कौन सा होता है? 15 ग्रुप वाले एलिमेंट। ठीक है, इसको हम लोग डोपिंग कहते हैं, इसको भी सॉरी डोपेंट कहते हैं। इस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन टाइप को क्या कहते हैं? डोपेंट कहते हैं। पी एन टाइप और पी टाइप दोनों को ही डोपेंट कहते हैं। ओके, क्लियर है? डोपिंग किया क्यों जाता है? डोपिंग इसलिए किया जाता है ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स जनरेट हो। ठीक है, इन फिजिक्स फ्री होल्स और फ्री मतलब कि फ्री होल्स, देखिए, फ्री होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने के लिए डोपिंग का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्या है? सिंबल बताना है एंड गेट का, और ट्रुथ टेबल इसका बताना है। तो ट्रुथ टेबल भी नीचे इसका बना हुआ है। ऐसे ट्रुथ टेबल जो होता है, देखिए कुछ इस तरह का ट्रुथ टेबल होता है आपका, इस तरह का। आप लोग अपने एग्जाम में इसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल। ओके, जैसे देखिए, आपको यहाँ पे लिखना क्या है? ओके, देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, हम यहाँ पर डालेंगे, कोई भी इनपुट डालते हैं, हमको आउटपुट क्या मिलता है? हमें आउटपुट y मिलेगा। इनपुट हम जो है वो या तो a डालेंगे या तो b डालेंगे। ठीक है, a b डालेंगे। तो एक बार में 0 0 डाला तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। क्यों? वो भी हम बताते हैं, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक बार हमने 0 डाला, 1 डाला तो हमें 0 मिला। एक बार हमने 1 डाला, 0 डाला तो भी हमें 0 मिला। एक बार हमने 1 डाला, उसके बाद फिर हमें फाइनली 1 मिला, क्योंकि ए बी
एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ए बी बराबर होता है बाई, ठीक है, ये होता है एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग एक्सप्लेन करके आपको लिखना है आंसर, ठीक है। और इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत सिंपल है, इसका एक्सप्रेशन नीचे भी दिया गया है, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली कि जितने भी फोटॉन्स होते हैं या फिर मैटर्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि वेव नेचर भी शो करता है वो, और पार्टिकल नेचर भी, दोनों ही शो करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, मैटर पार्टिकल्स मूविंग विथ वेलोसिटी कॉल्ड कैन बी ट्रीटेड एज वेव, ठीक है। मतलब कि डी ब्रॉगली के अनुसार जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, वो एक किसी वेलोसिटी से अगर चल रहे हैं तो वो उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं कि वो एक वेव की तरह हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये डी ब्रॉगली का कहना था। और उनका एक्सप्रेशन क्या है? उनका एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, देखिए उनका एक्सप्रेशन है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एच बाई एम भी। अब ये फिर एच क्या है? एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। पी क्या है? मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम है। क्लियर है? और मोमेंटम बराबर तो एम भी जानते ही हम लोग, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्लियर है? तो यही इनका डी ब्रॉगली का ये क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है किसी भी पार्टिकल्स की, ठीक है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं या फिर कोई भी अदर फेनोमेना क्रिएट करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, डिफरेंस बताना है आपको रियल और वर्चुअल इमेज में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सारा जो है वो गेस क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। देखिए रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, नीचे डिफरेंस लिखा गया है। हालांकि मैं बता देती हूँ, जो रियल इमेज होता है, आप ये भी बता सकते हो, रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज होता है, ठीक है, इन्वर्टेड होता है। बल्कि वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, इरेक्ट होता है। ये हमेशा ही इरेक्ट होता है, ऑलवेज इरेक्ट होता है। और इसका जो साइज होता है वो बिगर होता है, यानी कि लार्जर होता है साइज में, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, भयानक कह सकते हो। ये जो होता है रियल इमेज जो होते हैं वो या तो सेम होते हैं या कभी कभार जो होते हैं वो बड़े भी हो जाते हैं, पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे ही निर्भर करता है, ठीक है। तो नीचे इसका जो है वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका पूरा ये एक्सप्लेन किया गया। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का आपको डेफिनेशन लिखना है। तो देखिए वेव फ्रंट बहुत सिंपल होते हैं। देखिए वेव फ्रंट जो होता है वो एक इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन होता है, एक लोकस होता है, पॉइंट हमारा लोकस होता है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे लोकस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कोई भी इस तरह का वेव फ्रंट है, ठीक है, इस तरह का ये हमारा कोई वेव फ्रंट है। हम मान लेते हैं ये जो हमारा है वो प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लोकस बोलते हैं, ठीक है, लोकस इसको बोलते हैं। और ये सारा जो आप देख रहे हो ना, ये सारे वेव फ्रंट है, ठीक है, मतलब कि ये आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ये वेव फ्रंट है। अब ये वेव फ्रंट जो होता है वो आपका वेव फ्रंट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है, 3 टाइप्स का आपका वेव फ्रंट होता है। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट होते हैं कुछ इस प्रकार का, प्लेन वेव फ्रंट मतलब कि आगे की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये आपका वेव फ्रंट हुआ, ठीक है, समझ आ गया। आगे नीचे लिखा हुआ है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर यानी कि कैपेसिटेंस क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये जो होता है वो कंडक्टर होता है एक तरह का, मतलब कि किसी भी कंडक्टर में कितना स्टोर कर सकता है चार्ज को, ठीक है, कितना स्टोरेज हो सकता है चार्ज का, उसी को हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर जो होता है वो एक तरह का ऐसा कंडक्टर होता है जैसे कि किसी भी कंडक्टर का एबिलिटी को मापा जाता है कि ये स्टोर कितना कर सकता है चार्ज को, उसी को हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर है? उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। यानी कि
कैपेसिटी का मतलब ही समझते हैं हम लोग की क्षमता, है ना। मतलब कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज स्टोर करने की कितनी क्षमता होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, डिफाइन द वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज। ये भी कितना सिंपल है। वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज क्या होता है, देखिए, चार्ज फ्लोइंग यानी कि क्यू बाई पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज, है ना, डेंसिटी चार्ज। ओके, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है और इसकी एसआई यूनिट आपको बतानी। कैपेसिटेंस जो होता है ये भी एक तरह का एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, हम उसी को बोलते हैं स्टोर चार्ज, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो इसका एसआई यूनिट पूछा गया है। एसआई यूनिट जो होता है इसका फराडे होता है। ठीक है, फराडे जो होता है ये इसका एसआई यूनिट होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर से आप लोग क्या समझते हो? इसका आंसर कितना इजी है, देखिए, इसमें कहा जाता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम उस तरह के कैपेसिटर को कहेंगे जिसमें कि जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो उसको मतलब कि जोड़ के उसको सारे कैपेसिटर्स को जोड़ के कॉम्बिनेशन को जोड़कर एक सिंगल कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर दे, और इसका भी जो सेम कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स के सेम रहना चाहिए, यानी कि बराबर रहना चाहिए। ओके, उस तरह के हम लोग कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर, यानी कि मतलब कि दो को चार को मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को मिला के हमें एक सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट करेंगे, जिसका कि सेम कैपेसिटेंस का और एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो सेम आना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला भी बहुत इजी है। ई आई आर और कैपिटल आर का आपको रिलेशन बताना है। इसका रिलेशन जो होता है वो आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर। ठीक है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये होता है आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर मतलब कि जो भी टोटल करंट है इसको हम लोग बोलते हैं करंट, जानते ही हम लोग करंट इसको। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ई जो है वो हमारा टोटल ईएमएफ है ना, टोटल ईएमएफ है। ओके, उसके बाद फिर ये जो है वो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस। अब ये जो स्मॉल आर है वो हमारी जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी की। ठीक है, और कैपिटल आर तो हमारा जो है वो रेजिस्टेंस ही है जो डायरेक्टली ईएमएफ से कनेक्टेड है। तो ये हमारा होता है रिलेशन, ये इसी के लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली सिर्फ ये इतना लिख दो, ये क्या है ये क्या है ये क्या है बता दो, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या है क्वेश्चन, डिफाइन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, राइट ओम्स लॉ फर्स्ट, उसके बाद फिर माइक्रोस्कोपिक सेकेंड, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी जो होता है वो करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, यानी कि J इज इक्वल्स टू आई बाई ए, है ना। करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। उसके बाद फिर आपको बताना है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, रिलेशन बताना है आपको ओम्स लॉ में जो होता है ना रिलेशन, J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई का, ये आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, उसके बाद फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ का ही ये सेकेंड जो मतलब कि एक ये वाला एक ये रिलेशन होता है, दूसरा रिलेशन होता है V इक्वल्स टू आई आर, ये होता है। ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, नीचे लिखा हुआ है अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बताना है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसका डिफरेंस क्या होता है नीचे अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल जानो। डायमैग्नेटिक वैसे मैग्नेट को कहते हैं जो कि मैग्नेट से होता है डिफ्लेक्टेड करता है, यानी कि वो लूजली अट्रैक्टेड होता ही नहीं, वीकली अट्रैक्टेड होता है। पैरामैग्नेटिक स्ट्रांगली होता है, इतना जान गए। इसमें जो होता है वो म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, इसमें म्यू इज इक्वल्स टू 0 होता है ना। ये सभी पॉइंट बना के आप लिख सकते हो आराम से। अगला क्या है,
टू यूजेस बताना है पोटेंशियोमीटर का, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए पोटेंशियोमीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, फिर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो भी मेजरमेंट्स होती है वो पोटेंशियोमीटर से ही मापी जाती है। तो ये यूज़ हुआ आपका। ठीक है, अगला क्या है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इम्पिडेंस। इसका आपको डिस्टिंग्यूश करना है, यानी कि बताना है क्या क्या ये होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, अपोजिट ऑफर्ड बाय रेजिस्टिविटी सर्किट ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि जो भी फ्लो ऑफ करंट हो रही है इसके बीच में कोई भी रुकावट आई, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। एनालॉग ऑफ रेजिस्टेंस इन इंडक्टिविटी एंड कैपेसिटी को हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर एनालॉग रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट को हम लोग इम्पिडेंस बोलते हैं। क्लियर है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, फैराडेज लॉ को आपको बताना है, ये भी आता है। फिर आपका लेंज लॉ भी आता है, लेकिन अभी हम लोग फैराडेज लॉ देखते हैं। लॉ क्या कहता है कि कोई भी चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल देन एन इंड्यूस्ड करंट इन दैट कॉइल बी मस्ट, मतलब कि कोई भी हमारा जो लिंक्ड फ्लक्स लिंक्ड है, किसी भी कॉइल से हमारा लिंक्ड है, तो इसमें कोई ना कोई हमारा जो है वो करंट जरूर होगा ही। ठीक है, अगर ये फ्लक्स से लिंक है हमारा कॉइल, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ये लिंक है तो इसमें हमारा करंट होगा ही। ठीक है, देयर मस्ट बी एन करंट। ठीक है, लॉ क्या कहता है हमारा, द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। ठीक है, मतलब कि जितना फ्लक्स आप ज़्यादा दोगे उतना करंट ज़्यादा होगा। तो ये सेकेंड लॉ होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टू फीचर्स आपको बताना है लेज़र लाइट का या फिर लेज़र रे का। देखिए जो लेज़र लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा शार्पली फोकस्ड होती है, तभी तो ये कहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर तक रोशनी भेजती। पहला ये हमारा क्या, दूसरा क्या होता है, लेज़र्स जो होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं और इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, किसी भी सोर्स से इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नीचे आपका 5 दिया हुआ है इसका यूज़, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है और इसकी कंडीशंस क्या होती है। देखो क्रिटिकल एंगल जो होती है बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल। किसी भी डेंसर मीडियम में, मतलब मान लीजिए एक मीडियम हमारा ये है, दूसरा मीडियम हमारा ये है। ठीक है, तो किसी भी डेंसर मीडियम में एक क्रिटिकल पॉइंट जनरेट होती है। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे जनरेट होती है कि जब भी इंसिडेंस एंगल जो भी होती है वो 90 डिग्री के बराबर होती है, तो हम उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लेकिन जब इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब कि हमारा मान लीजिए 100 डिग्री हो जाए, यानी कि बेंट कर जाए पूरा, तो हमारा TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है वो क्रिटिकल एंगल होता है, 90 डिग्री क्रिटिकल एंगल पे हो जाता है। डेंसर मीडियम होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी है कि डेंसर मीडियम में होता है। ओके, उसके बाद फिर क्या है, इसकी जो है वो कंडीशंस क्या है, इसके होने की कंडीशंस क्या है, तो लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेडर मीडियम, इसकी कंडीशन यही है। ठीक है, और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन TIR की भी है। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर लिखनी है। अगला क्वेश्चन, मेंशन 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपगेशन यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब कि डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपगेशन कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, ये बताना है। तो एक स्पेस कम्युनिकेशन होता है, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, एक लाइन कम्युनिकेशन होता है। तो ये आप तीनों लिख सकते हो। क्लियर है, ये सारा आपका बढ़िया से नीचे लिखा हुआ है। बाकी हम सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझा दिए, आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। ठीक है,